सबसे पहली चीज हम लोगों ने जो सीखा, आपके हमने और आपने वो सीखा सर, एडिशन मॉड्यूलो। अब मैं जैसे ही सिमेट्री होगा, उससे पहले जितना काम, बस ये समझ लो आज या कल वो हो जाएगा। तो मंडे में आप लोग तैयार करके लाएंगे, कल सारा का जितना काम करा चुका हूँ अब तक, क्योंकि अब बस अंतिम टॉपिक है। तो थ्योरम भी तैयार कर लीजिए, न्यूमेरिकल भी। कोई प्रॉब्लम हो तो उसे प्रॉब्लम को इकट्ठा कर लीजिए आज संडे में, क्योंकि जो भी किसी को पूछना हो पूछ के निपटा दीजिए, बाद का पंगा मत डालिएगा। आपने सीखा सर A+B एम के रेस्पेक्ट में आपने डिवाइड किया, जहां पर आर जो है वो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है, और इस बारे में आपकी जानकारी थी और कैसे करते हैं वो। दूसरा आपने सीखा सर, जो नई चीज सीखी वो है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल। क्योंकि जब कोई अलजेब्रा की बात करता है तो इन चीजों को वो न्यूमेरिकली काउंट करता है, इनको वो इस तरह से काउंट नहीं करता कि वो स्पेशली इसको मैं, लेकिन कहीं एंट्रेंस में जाओगे तो यही चीजें काम आनी है, थ्योरी कहीं काम नहीं आ रही। तो अलग अलग एस्पेक्ट हैं सब। नंबर 3, कल हम लोगों ने सीखा रिलेटिवली प्राइम। अब मैं कल आपसे मौका दे रहा हूं आपको, आज संडे है, सारा पढ़िए, जितना काम कराया है उतना देखिए, और देखने के बाद कल आपका स्वागत है, आप क्वेश्चन की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, वरना बुधवार को मैं पूछूंगा। ओके जी। अब हम बात करें रिलेटिवली प्राइम नंबर कैसे, किसे कहते हैं। इफ ए एंड बी आर टू रिलेटिवली रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स, if their greatest common divisor, HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, GCD AB इज इक्वल टू 1 लिखते हैं कई राइटर, और कई GCD लिखते ही नहीं है, AB इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो समझ जाइएगा ब्रैकेट में इस तरह से लिखे होने का मतलब है कि A और B को कॉमनली एक साथ सिर्फ और सिर्फ 1 काट सकता हो। ऐसे दो नंबर आपस में रिलेटिवली प्राइम है, जैसे 3 और 7, 3 और 5, 3 और 4, 3 और 8। मैं 3 के हिसाब से बता रहा हूँ, 3 और 13, 3 और 11, 3 और 10, ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है, क्योंकि जो मैं पेयर बोल रहा हूँ उनको सिर्फ 1 के अलावा और कोई नहीं काट सकता। मतलब कॉमन फैक्टर जो है उनके बीच में सिर्फ 1 है, और 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, ये आपको पता है। तो ऐसे नंबर्स को हम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कहते हैं, जिसका उपयोग आगे एक थ्योरम में भी आएगा। ये रिलेशन होता है रिलेटिवली प्राइम के बीच में, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, जहां एक्स और वाई इंटीजर है। रिलेटिवली प्राइम हमने सीखा, उसके बाद हमने सीखा जो काम की चीज थी सर, वो था UN, जो न्यूमेरिकल आपके यहाँ पेपर में आजकल काफी आ रहा है 2 बार से। वो उस न्यूमेरिकल के लिए हमने सीखा ग्रुप UN। ग्रुप UN, ये ग्रुप UN में हमने कहा इस जगह पर फॉर ईच n larger than 1, UN is a set of all positive set of all positive integers less than n, नंबर 1, and 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 relatively prime to n। दो बातें, प्राइम टू n, ये दो बातें हैं सर इस जगह, कि लेस देन n होना चाहिए और रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। तो कल को अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपने U15 लिखना है, सबसे पहले 1 तो आप लिख ही लें, फिर 2 के बारे में सोचें, ओके है, फिर 3 के बारे में सोचें, ओके नहीं है, 4 के बारे में सोचें, ओके है, 5 के बारे में सोचें, ओके नहीं है, 6 के बारे में सोचें, ओके नहीं है, क्योंकि 6 और 15 को 3 भी काटता है। 7 के बारे में सोचें, ओके है, 8 के बारे में सोचें, ओके है, 9 के बारे में सोचें, ओके नहीं है, 3 काटता है, 10 के बारे में सोचें, ओके नहीं है, क्योंकि 5 काटता है,
1 के अलावा कोई काटेगा तो कॉमनली तो हम बेकार है हमारे लिए। फिर 11 सोचिए, ओके है। 12 सोचिए, 3 काटता है, नहीं ओके है। फिर 13 सोचिए, फिर 14 सोचिए, लेकिन 14 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि लेस देन n। ये होगा देखो U15। क्लियर हो रही है मेरी बात? जी सर। ठीक। मान लीजिए n कोई प्राइम नंबर है, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्लासेस में या ट्यूशन में या टॉपिक को, हम मतलब कभी जब कभी आप भविष्य में कभी किसी एंट्रेंस के लिए टॉपिक पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? पेपर की 4 थ्योरम, 4 सवाल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रुप की ये थ्योरम आएगी, ग्रुप का ये सवाल आएगा, अलजेब्रा हो गई हमारी। जबकि हम इतना कीमती टॉपिक पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम जो पढ़ा रहे हैं अगर उसको हम एंट्रेंस लेवल पर पढ़ाने बैठ जाएं, मैं आपको भेजूंगा क्वेश्चन जो जैम में सवाल आए हुए हैं अलजेब्रा के, इन कुछ दिन टॉपिक पहले हो जाए ताकि आप परमुटेशन तक लगभग हो जाए, जिससे कि सवाल आप कुछ कर भी पाओ, जितना आपने पढ़ा है उसका इस्तेमाल आप कर पाओ। क्योंकि उसमें कई सवाल ऐसे होंगे जो हमने और आपने नहीं पढ़े। तो क्या पता कोई ट्रिक हो, कोई ऐसी फॉर्मूला हो, क्या पता कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो, तो वो कर सकते हो। मार्केट से किताब ले सकते हो आप। आईआईटी जैम के लिए, एमएससी के एंट्रेंस के लिए, आप भले ही एमएससी जैम में आप नहीं बैठने वाले, हो सकता है आपका एडमिशन ना हो एंड पेपर देने के बाद भी, लेकिन अगर ले के चलते हो तो कुछ एक्स्ट्रा तो आप गेन करोगे ही करोगे। इतना समय है आपके पास। गुरुकुल में ऐसा कोई काम नहीं है खाली कॉलेज आने और जाने के अलावा। गुरुकुल क्या, किसी भी कॉलेज, चाहे चिन्मय हो, चाहे संजैन हो, चाहे कोई कॉलेज हो, एन एक प्राइम नंबर है। तब ध्यान देना यू एन बराबर जो होता है वो 1 2 3 से लेकर कॉन्टिन्यूसली n-1 तक। कोई कहे सर क्यों? जैसे 7 है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। कोई कहे जी आप चेक ही नहीं कर रहे। भाई प्राइम नंबर या तो अपने आप से कटता है या 1 से कटता है। तो कोई भी साथ में इसका जोड़ीदार लोगे इससे छोटा, क्योंकि हमें बड़ा तो लेना है ही नहीं, लेस देन n ही लेना है, तो कभी भी प्राइम नंबर और वो कॉमनली कटेंगे ही नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर 1 के अलावा किसी और से और स्वयं के अलावा किसी और से कटता ही नहीं है। तो प्राइम नंबर अगर कहीं आ गया पेपर में, मान लो U7 आ गया, तो U7 की टेबल ये बनेगी और आपका जो कंपोजिशन टेबल बनेगा, ऐसा क्वेश्चन हमने कल एक बार को सुना था, 1 2 3 4 5 6 और इंटू 7। तो हो सकता है ये सवाल जो कि पेपर में इस तरह से है, आगे आएगा ये सवाल इस तरह से है, विद रेस्पेक्ट टू इंटू 7 प्रूफ करिए कि अबेलियन ग्रुप या ग्रुप होगा। तो हो सकता है कल को वो U7 दे दे आपको कि डिफाइन UN क्या होता है और U7 इज अ ग्रुप, सो दैट। तो U7 में ये एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो रही है मेरी बात? जी सर। यस सर। फिर हमारे नोट्सों में एक, अब क्योंकि मैंने कहा था कि बीएससी फर्स्ट सेम वालों को तो मौका मिलेगा इस बार ये चीजें पढ़ने का, आप बीएससी फोर्थ सेम वालों को नहीं मिलता है। और यही चीजें हम अलजेब्रा में कभी एक जमाने में गुरुकुल में पढ़ा करते थे, नंबर सिस्टम पढ़ते थे हम गुरुकुल में। मुझे याद है नंबर सिस्टम पढ़ा करते थे हम उनको, और रिमाइंडर निकालना सिखाते थे। मैं भी आपको सिखाऊंगा कि 2 की पावर 1000 को 2 से भाग देने पर या 3 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चन किसी किसी जगह पर एंट्रेंस में, एसएससी बैंकिंग में भी आ जाते हैं, ध्यान रखिए। ये मॉड्यूलो सिस्टम में होता है। अब ऐसे क्वेश्चन हम एक जमाने में करते भी थे, कराए भी। लास्ट ईयर मैंने ये बीएससी फिफ्थ सेम वालों को फोर्थ सेम में कराए थे, क्योंकि इसलिए कराए थे क्योंकि वो आईआईटी जैम का फॉर्म भर रहे थे, कह रहे थे। तो ये इस तरह के सवाल है। तो एक चीज आती है सर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे 3 डंडे बने होते हैं। आप देखना नोट्स में M9 पेज पर एक जगह छोटा सा लिखा है, ए कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं इसे, ऐसे बोलते हैं इसे, ए कॉन्ग्रुएंट बी विद रेस्पेक्ट टू मॉड एम। तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम का मतलब होता है सर ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम, ये मतलब होता है। और पता है अलजेब्रा में डिविजिबल कैसे लिखते हैं? अलजेब्रा में डिविजिबल ऐसे लिखते हैं सर। आप सोचोगे ए माइनस बी अपॉन एम, ऐसा नहीं, ये यही चीज है जो लिखी है ये, लेकिन सीधा स्लैश है, सीधा। एम
ए माइनस बी, इसका मतलब यही है सर, ए माइनस बी अपॉन। यही तो चीजें परेशान करती हैं, क्योंकि आपको जो आता है वो बंदा इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो हमें तो जो बंदे का सिस्टम है उसे फॉलो करना है। आप इंडियन है और चाइना में जाएंगे और आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करना चाहेंगे, कोई कहे यार ये अजीब सा है, हमारे यहाँ तो ऐसा बोलते हैं, इनके यहाँ तो वैसा बोलते हैं, तो जिनके यहाँ गए हो उनके जैसा अगर करना है तो उनके जैसा करना पड़ेगा। सही गलत की बात ही नहीं हो रही, तो ये लिखने का तरीका है और ये इसका मतलब है, ए माइनस बी डिविजिबल बाई एम। नोटिस करना, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है। क्लियर है मेरी बात? जी सर। यस सर। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिख दिया 3 कॉन्ग्रुएंट 13 मॉड 5, तो ये बिल्कुल ओके है। क्यों? क्योंकि 3 माइनस 13 डिवाइड बाई 5 है। कोई कहे सर कितना आएगा, -10 डिवाइड बाई 5 करोगे तो -2 आएगा। और 13 कॉन्ग्रुएंट 3 भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर ही है। डिविजिबल हो रहा है ना, +2 आएगा और क्या होगा। तो यहां पर कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है, और इसके लिए एक थ्योरम आएगी, वहां पर एक इस्तेमाल है, और आप नोटिस करना हमने ये प्रॉपर्टी आपको लिख कर दी है। ये मैंने उसी पेज पर लिखा है एक जगह पर, अगर आप ध्यान दो, ये चीज मैंने लिखा है कि यदि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम है, ए माइनस बी डिविजिबल बाई एम है, तो ए कॉन्ग्रुएंट सी बराबर बी कॉन्ग्रुएंट सी। देखो ये इसका मतलब ये होता है सर, ए सी माइनस बी सी डिविजिबल बाई एम, ये है सर इसका मतलब। क्योंकि इसको डिवाइड करके क्या मतलब है ए कॉन्ग्रुएंट सी मॉड एम का, बताओ। ए सी को एम से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा, और बी कॉन्ग्रुएंट सी बीसी को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। वो कह रहा है दोनों के रिमाइंडर सेम है, यहां पर इक्वल रखा है तो नंबर सेम नहीं, रिमाइंडर सेम है, इसलिए इक्वल रखा है। एसी माइनस बीसी, अगर दो बंदों के इस तरह से एसी और बीसी का अगर रिमाइंडर सेम है तो उनका डिफरेंस का रिमाइंडर भी सेम होगा। इसके लिए एक एग्जांपल सोचो आप। अच्छा, ए बराबर तो आप मान लो 3 और सी बराबर मान लो 5, और यहां ले लो आप 4, 3 पंजे 15, एक आ गया। बताओ इस जगह पे कोई नंबर सोचो जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें और 4 से भाग देने पर एक आए, सॉरी एक नहीं 3 आएगा, क्षमा चाहूंगा। बताओ जी, यहाँ एक नंबर सोचो, 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 से भाग दें और 3 आ जाए, है? सर 12 तो आएगा नहीं। हम्म, बोलो। 3 छोड़ के सोचना है। 7 बिल्कुल सही है सर। 7 पंजे 35, 4 से भाग देने पर 3 आएगा। अब ध्यान से देखो, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, देखो 4 से कट रहा है, कट रहा है या नहीं? बोलो। हाँ सर। 11 भी सोच सकते हो, 15 भी सोच सकते हो। आसान तरीका बताऊं आपको, ये 4 है ना, 3 में 4 जोड़ जोड़ दो या 4 घटा दो। 3 में 4 7, 7 में 4 11, 11 में 4 15, 15 में 4 19। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रिक। क्योंकि यहां पर जो बात लिखी है देखो, ए कॉन्ग्रुएंट बी लिखा है, तो मतलब 3 कॉन्ग्रुएंट अगर 5 लिखा है मैंने, यहां पर भी 5 लिखा है मैंने, यहां जो भी नंबर आएगा
जो भी नंबर आएगा उसे 3 से माइनस करने पर 4 से भाग जाएगा। अब 4 से भाग कौन जाएगा? 4 जाएगा, 8 जाएगा, 12 जाएगा, 16 जाएगा, 20 जाएगा, 24 जाएगा, प्लस या माइनस जो भी कह लो। तो आप खुद देख लो, यहां पर जो भी है उसका डिफरेंस 4 आए तो 3 में किसको माइनस करोगे? 7 को। और जोड़ दो, 4 और 3 7, 8 और 3 11, 12 और 3 15, 16 और 3 19, 20, 20 और 3 23, 24 और 3 27, लिखते जाओ, जितने चाहे उतने सोच लो, वरना बैठे बैठे सोचते रहे होंगे। अभी भी आप 2 लगा रहे होंगे, कभी 3 लगा रहे होंगे, कभी 5 लगा रहे होंगे, कभी 7 लगा रहे होंगे, ऐसे काम नहीं बनेगा। मैंने क्या कहा, अगर मैं आपको आज की डेट में यहाँ लिख दूं 4 गुणा 7, और यहाँ लिख दूं मैं 7, यहाँ लिख दूं मैं चलो 9 लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूं 9, यहाँ लिख दूं मैं 8, यहाँ लिख दूं मैं 8, 9 चौके 36। 8 चौके 32, कितना रिमाइंडर आएगा सर? 4 आएगा। 4। जी सर। अब यहाँ क्या रखें? 8 और 4 12, 12 8 20, 20 8 28, गुणा करो 12 निम्मा, 108। 8 से भाग दो, 8 एकम 8, 8 3 24, 4 ही आएगा ना रिमाइंडर। जी सर। बस। और देखो, जो सिखाने जा रहे थे हम आपको, 9 चौके 36, 12 निम्मा 108, 8 से भाग जाएगा, चेक करके देख लो। 136 में से 8 गया 72 आएगा, माइनस का प्लस का जो भी गया, और 8 निम 72। तो थ्योरी में ना जब लिखा होता है ना, तो हमारी दिक्कत कहाँ है? मैंने क्या कहा, हम जैसे लोग जब आप लोगों को पढ़ाते हैं तो हम लोग ना, सीधी सी बात, या तो कहीं इस्तेमाल होता है तो बताते नहीं है, डिस्कस करते नहीं, हम कहते देखो बेटे ऐसे लिखा होगा ना, तो इसका मतलब बेटा ऐसा होगा, डिवाइड बाय एम, फिर वो कहता है सर रट लिया। थ्योरी में तो ऐसे ही लिखा जाएगा। देखो आएगा एक सवाल, मैं इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उस थ्योरम में एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स में ये चीज आएगी, और वहां आप मुझे कहोगे सर मैं समझ नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा, मैं रट नहीं पा रहा। रटने के लिए सर उसका कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो बंदा रट ले। ए माइनस बी या तो एम से डिवाइड होगा या सी डिवाइड होगा एम से, ये कंफर्म है, तभी तो है पॉसिबल। भाई कोई भी फैक्टर अगर किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो उन दोनों में से कोई एक कटेगा, दोनों नहीं कटते कभी, ध्यान रखना। 15 को अगर आप 5 से भाग दे रहे हो तो भूल जाओ कि 15 को 5 काट रहा है, 5 को 5 काट रहा है। यहां पर जब ये लाइन आएगी ना, तब मैं ये चीज लिखूंगा, तब आपको बस फिर से मेरी सहमति देनी है आपको कि सच सही लिखा है। मैंने वही बात यहां लिखी कि ए कॉन्ग्रुएंट अगर बी है, तो अगर मैं किसी कॉमन नंबर से उसको आपके लिए, कॉमन नंबर से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो मॉड्यूलो एम जो भी मॉड्यूलो था ये सेम आएगा। यही बातें आपको यहाँ सिखाई मैंने। एक लाइन जरा सी है नोट्स में, उस लाइन को मैंने इतना डिस्कस इसलिए किया क्योंकि जब कभी आए तो वो मजबूती थी। बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को कराएंगे हम ये टॉपिक, तब मैं आपको या तो उनके क्लास में कहूंगा आइए, या मैं कहूंगा इनके यूनिट नंबर 2 में है ये टॉपिक शुरू में। यूनिट नंबर 1 तो खैर आपके काम की नहीं है, लेकिन यूनिट नंबर 2 इनकी जो है वो काम की है, तो आपके उसमें ये टॉपिक इनको देखने को मिलेगा। देखो ये लाइन जरा सी लिखी है मैंने, क्योंकि मुझे एक जगह थोड़ा सा इस्तेमाल इसका चाहिए, और मैं आपको दिखाऊं जब मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हो सकता है आप में से कोई बाद में ये कहे, और हो सकता है क्या मोस्टली कहते हैं बच्चे कि सर सब समझ में आ गया, लेकिन ना ये जो है हमसे यहाँ पर समझ नहीं आया। एक थ्योरम आएगी, देखो ये है थ्योरम, हाँ चली गई, रिलेटिवली प्राइम देखो आगे भी है, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, ये रही, ये रही, ये आ गई सर थ्योरम, ये सवाल है, और ये रहा। अच्छा थ्योरम अभी है नहीं इसमें, सॉरी, समझ जाऊंगा, अभी थ्योरम है नहीं, जब आएगी चलो तब बात करेंगे। फिलहाल हमारे पास और आपके पास जो चीजें गिवन है, उनके बेस पर मैं अगर काम करने बैठूं, कल जहां तक हम चल चुके थे, जहां तक हम जा चुके थे, उससे आगे मैं आपको ले जा रहा हूं। मैं समझता हूं जितना काम मैंने अभी बोला अब आपको क्लियर तो हो चुका होगा कि मॉड्यूलो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो क्या होता है, और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। क्लियर है ना? रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता यस। है। ओके। कल हम लोगों ने कहा था केलियन, तो कल आयुष भाई आज आए हैं, आयुष भाई थे वो जो कह रहे थे कि सर एक क्वेश्चन में तो गिवन है,
तो क्या हर क्वेश्चन में गिवन होगा? नहीं, हर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। ये तो इस क्वेश्चन में दिया है, सो हमने ये क्वेश्चन कल किया। ए स्क्वायर बराबर ई का मतलब है कि ए का इनवर्स ए है। बी स्क्वायर बराबर ई का मतलब है बी का इनवर्स बी है। तो जाहिर सी बात है ई का इनवर्स ई है, बचा ए बी। तो ए बी का इनवर्स कौन होगा भाई? ए हो चुका है, बी हो चुका है, ई हो चुका है, तो ए बी ही होगा। अब एक ही तो बचा, या नहीं? कोई कहे सर ये इस तरह से कैसे हो जाएगा? आप अभी देख लो चेक करके, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करके दिखाओ। ये तो ग्रुप प्रूफ करना है, आप तो इसलिए ये बात बोल रहे हो कि ग्रुप होगा ही होगा, इसलिए होगा। ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, और मैं स्वागत करता हूँ ऐसे बच्चों का। तो मैं उनको बता दूं कि ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करने पर क्यों आएगा, वो भी देख लें। बी ए को ए बी लिख सकते हैं, नोट्स में दिया है ए बी बराबर बी ए। स्वागत है सर। इस तरह से गौर करिएगा, ए इंटू ए बी इंटू बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू ई है, बी स्क्वायर की वैल्यू ई है, और ई को ई से मल्टीप्लाई करने पर ई आता है। और देख लो ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करने पर ई आ रहा है, इसका मतलब ए बी का इनवर्स बराबर ए बी। समय नहीं है किसी के पास बैठ के सुनने का, समझने का, पढ़ने का। हो सकता है हम कोई टॉपिक लंबा खींच रहे हो, कोई टॉपिक हम सब्र नहीं है, सही कर रहा हूँ। आप पैसे दे के 2.5 महीने मतलब 2,500 रुपए खर्च करके 1 महीने में भी ये काम कर सकते हैं, करा सकता हूँ। और यही काम हम 2.5 महीने में भी करते हैं। तो लोगों को पैसे खर्च के समय नहीं है किसी पे बैठने का। यार 1.5 महीने कौन फालतू बैठेगा यार? कर, आप छुट्टी कर, जल्दी कर। ताज्जुब है, फ्री का मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हमारे पे समय नहीं। यही तो है पूरे सब इस टाइम सिस्टम में क्या चल रहा है कि यार हमें इतना सारा कौन करेगा, जरा सा कराना है, हम होगा ही पैसे, मतलब 1,000 रुपए बच जाएंगे, 500 बच जाएंगे। 500 1,000 रुपए 2 मिनट में यूं निकल जाते हैं आज। कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये पढ़ाई बेशकीमती है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जब ये सवाल आप अगर आता है तो केलियन के फोर ग्रुप है, लेकिन के फोर ग्रुप यही नहीं है। के फोर ग्रुप कुछ और है, ध्यान दीजिएगा। के फोर ग्रुप का मतलब है ये, तो नीचे अब लिखा मिलेगा आपको, ये है सर के फोर ग्रुप। नोट करिएगा। कोई आपसे पूछे कि भाई केलियन ग्रुप क्या होता है, तो आप कहना सर कि अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हो, आप ध्यान देना, कोई आपसे पूछे कि के फोर ग्रुप क्या होता है, चलिए पहले हिंदी में ही बोलिए, समझ लीजिए, वाइवा लिया जाए। वर्कशॉप चल रही है आजकल गुरुकुल में, 3rd ईयर के बच्चे मैथ में वर्कशॉप, नए नए फंडे सीखे जा रहे हैं सर शिक्षण के। किसी ने कहा सर बताओ के फोर ग्रुप क्या होता है, आपसे पूछ लिया, मुझसे पूछ लिया, तो आप कहोगे सर नंबर एक सेट जिसमें 4 एलिमेंट हो, नंबर 1। नंबर 2, वो ग्रुप हो विद रेस्पेक्ट टू गिवन कंपोजिशन। ध्यान देना सर, आराम से बोलिएगा। अगर आप चाहो तो ऐसा लिख भी सकते हो के फोर ग्रुप के लिए, अ सेट हैविंग 4 एलिमेंट्स एंड set is a group with respect to given composition। and नंबर थर्ड आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो, फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट उसमें हैं, उसमें हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद हो। बात समझ रहे मेरी आप? जी सर। कोई अगर आपसे आज ये पूछ ले कि व्हाट इज के फोर ग्रुप, केलियन, तो आपको मैंने क्या कहा कि अगर कोई आपसे कहेगा कि बताओ भाई के फोर ग्रुप क्या है, तो आप ये एग्जाम्पल मत देना कि सर वो ए ई, ये ए बी सी, कुछ नहीं देना। आप कहना सर यदि नंबर एक जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट हो, ओके जी। नंबर 2, जी इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू गिवन कंपोजिशन, और मुझे नहीं पता वो कंपोजिशन क्या है, मोस्टली मल्टीप्लीकेशन ही मिलती है। नंबर 3, फॉर ऑल ए बिलोंग टू, फॉर ऑल लिख दिया, 4 के 4 आ गए इसमें, चारों के चारों इस प्रकार के हैं सर। यहाँ बी सी लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर ऑल लिख दिया मतलब सारे हो गए। बी इनवर्स बी के बराबर, सी इनवर्स सी के बराबर, मतलब ईच एलिमेंट इन जी is its own inverse। Yes, such type of
group is called K4 group. Clear sir? जी सर। और बस इसी बात को हमने यहां लिखा किताब से टेप कर। तो मैंने कहा ना, किताब हम जब नोट्स बनाते हैं तो हमारे नोट्स भी उतने प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि हमें तो एक तरह से मटेरियल पूरा करना है। आप इस लाइन को पढ़ो और जो मैंने अभी लिखा उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा जो लिखा है वो ज्यादा बेटर। इन केलियन ग्रुप द प्रिंसिपल डायगोनल कंटेन ओनली द आइडेंटिटी वैल्यू। मतलब कहने का यह है कि अगर मैं 4 एलिमेंट लेता हूं और कंपोजिशन टेबल बनाता हूं, तो उसमें मैं ये कह रहा हूं कि प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है उसमें सारे एलिमेंट आइडेंटिटी। ये तो एक पहचान है, एक तरह से कहा जाए तो टेबल बनी है उसके आधार पे पहचान है। नंबर दूसरी बात है, एक तरह से एक ट्रिक नुमा बात कह दी मैंने कि प्रिंसिपल डायगोनल कंटेन ओनली द एलिमेंट। लेकिन डिटेल कोई बोलेगा, अच्छा यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल में ए आ रहा है तो क्यों आ रहा है? ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर ए आ रहा है, ए आइडेंटिटी है, वहां है आइडेंटिटी, ए का इनवर्स ए है। बी को बी से मल्टीप्लाई करने पर ए आ रहा है, मतलब बी इनवर्स बराबर बी है। सी को सी से मल्टीप्लाई करने पर ए आ रहा है, मतलब सी इनवर्स बराबर सी है। डी को डी से मल्टीप्लाई करने पर ए आ रहा है, इसका मतलब डी इनवर्स बराबर डी है। इसका मतलब हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है। एक्चुअल लाइन तो ये है ना। तो यहाँ क्या लिख दिया कि किसी कंपोजिशन टेबल में 4 एलिमेंटों के ग्रुप में अगर डायगोनल के एलिमेंट ऐसे हों तो K4 ग्रुप कहते हैं ना। ये तो ठीक है, ये भी बोल सकते हो पहचान के तौर पे। सबसे बेस्ट तरीका यही है जो आपके सामने लिखा हुआ। कंपोजिशन टेबल वाली बात तो ऑटोमेटिक आ गई। अगर हम कहेंगे ई ए बी सी 4 एलिमेंट है, ई ए बी सी 4 एलिमेंट है, तो वो कहना चाह रहा है कि इस प्रकार से हो कि हर हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद हो। ए इंटू बी करने पर क्या आएगा? सी आएगा, क्योंकि ए इंटू बी करने पर ना बी आ सकता है, ना ए आ सकता है, ना ई आ सकता है। यहाँ कौन आएगा? बी आएगा। यहाँ कौन आएगा? ए आएगा। यहाँ कौन आएगा? सी आएगा। यहाँ कौन आएगा? बी। यहाँ कौन आएगा? ए। लो मैंने टेबल ही बना दी 4 एलिमेंट। ये केलियन ग्रुप है, K4 ग्रुप है। यहाँ इस वाले में हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है। और देखो ये कॉम्यूटेटिव भी है और होगा कॉम्यूटेटिव, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था अभी कल परसों? अ ग्रुप हैविंग अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 मस्ट बी अबेलियन। याद होगा आप लोगों को, बैच में हमने पढ़ा था ये, याद है? यस सर। बस इस तरह से। और आगे चलें सर। पन्ने पर जो लिखा है वो काम का है या नहीं वो आप तय करें, फिर नोट्स को पूरा पढ़ें। फिर जो काम का नहीं वो छोड़ दें। जैसे मैंने देखो यहाँ एक लाइन लिखी है, यूनिटरी ग्रुप। अब ये यूएन जो अभी हमने सीखा वो नहीं है, यूनिटरी ग्रुप। अब आप में से किसी ने शायद ही पढ़ा हो, मैट्रिसेस बहुतों ने पढ़ी होगी, बहुतों ने शायद ही, क्या मतलब कुछ ने तो पढ़ी होगी। क्या यूनिटरी मैट्रिक्स होता है? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, ऐसे ही निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, और इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। नॉन सिंगुलर तो आपने पढ़ा ही है, डिटर्मिनेंट। तो यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब होता है ए इंटू ए स्टार बराबर आई। अब और ऑर्थोगोनल का मतलब होता है ए टी ए बराबर आई। तो क्योंकि आपके पास तो मैट्रिक्स सही है तो आपको ए स्टार का मतलब भी नहीं पता होगा। ए स्टार का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब जो उसके अंदर एलिमेंट आई है उसको माइनस आई, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनको प्लस आई का माइनस आई। मतलब कोई मैट्रिक्स मान लो 1 2 माइनस आई और -3 प्लस आई, इनटू में 2i लिखा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो ऐसे होगा, 1 का 1 रहेगा, 2 माइनस आई का 2 प्लस आई, -3 प्लस आई का -3 माइनस आई। सिर्फ आई में प्लस माइनस करते हैं, पता लगा -3 को +3 कर दो आप, और माइनस का 2i, इसे बोलते हैं एक बार, ए का कॉन्जुगेट। और ट्रांसपोज आप जानते हैं ट्रांसपोज कैसे होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ये जो आता है इसे बोलते हैं ए स्टार। क्लियर है? यस सर। तो मैंने ये लाइन कहीं से देखी थी तो मैंने लिख दी। अगर कोई आपसे कहे कि यूनिटरी ग्रुप है, यूनिटरी ग्रुप है इसका मैट्रिसेस का, जाहिर सी बात है उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो ये खाली एक शब्द आ गया,
लेकिन इस यूएन का हमारे उस यूएन से कोई मतलब नहीं है जो मैंने यूएन ग्रुप कहा था, राइट। अब देखिए सर, एक ये सवाल है, ये सवाल देखो कितना ताज्जुब होता है कि जब हम पढ़ाते हैं और हम कोई बात कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये तो वैसा तो नहीं लिखा आपने, ये U12 है। ध्यान दीजिए, U12, U12 में कौन होगा? 1 से लेकर 11 तक हो सकते हैं, लेकिन वो एलिमेंट जो 12 के रिलेटिवली प्राइम हो। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5, फिर 6 नहीं होगा, 7, फिर 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, फिर 11। ये है सर, देख लीजिए, इस सवाल को भूलिएगा नहीं सर, ये सवाल अपने आप में U12 है और इंटू 12 के रेस्पेक्ट में आपको ग्रुप प्रूफ करना है, तो कुछ भी नहीं रहा। U12 बनाइए, इंटू 12 कंपोजिशन टेबल बनाइए, और देखो कंपोजिशन टेबल बनाने के बाद बीएससी फर्स्ट ईयर वाले भी सुन लें, जब कंपोजिशन टेबल बनाते हैं तो ऐसे लिखते हैं, 4 एलिमेंट हैं, 4 इधर लिखे, 4 इधर लिखे, बीच में ये कंपोजिशन लिखा। 1 इंटू 1 करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 5 करेंगे 5 7 11, ये सब आएगा। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि टेबल बनाइए तो आप टेबल ऐसे बनाने वाले हैं, इंटू 12, 1 5 7 11, 5 7 11, 5 इंटू 5 कितना होता है? 5 इंटू 5 25, 12 से भाग देने पे 1, 5 सत्ते 35, 12 से भाग देंगे तो 11, 5 11 पंजे 55, 12 से भाग देंगे तो 7। ध्यान दीजिए, 55 को 12 से भाग देंगे तो 12 चौके 48, 7 बचेगा रिमाइंडर। 7 पंजे 35, 12 से भाग देने पे बचेगा 11, 7 सत्ते 49, 12 से भाग देने पे बचेगा 1, और जाहिर सी बात है यहाँ आएगा 5, 5 1 11, यहाँ 7, 7 11 1, यहाँ 5, 11 7 5, यहाँ 1। और देखो किस्मत की बात, कौन है ये? बताओ। आइडेंटिटी। नहीं सर, इसे भी K4 ग्रुप K4 कैसे? यही तो कहा उसने, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट अगर आइडेंटिटी हो, 4 एलिमेंटों का सेट, ये भी K4 ग्रुप हो गया सर। K4 ग्रुप में वो सारे लोग आएंगे जिनके अंदर 4 एलिमेंट हो, ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, और अपने इनवर्स खुद हो, वो सारे के सारे K4 ग्रुप के मेंबर। तो इस जगह पर फिलहाल हम लोग कोई पढ़ते हुए बात सोचते नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने सवाल बनाया, टेबल बन गए। टेबल बन जाने के बाद क्लोजर कैसे लिखना है, जो यहाँ लिखा है ना सर, मेरे को जितने भी सवाल मिलेंगे कंपोजिशन टेबल के, जो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं देखे नोट्स में, जितने भी सवाल पहले थे या बाद में या अब आएंगे, सब में यही लैंग्वेज कॉपी पेस्ट है। मेरी अंग्रेजी बहुत ही खराब है और मैं नहीं चाहता किसी को मालूम पड़े, तो मैं यहीं से कॉपी बार बार कर लेता हूँ। इसीलिए एक लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट कर लीजिए माइंड में। साफ दिख रहा है, हेयर, हेयर का मतलब है कंपोजिशन टेबल में। ईच एंट्रीज, ईच एलिमेंट इन कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू जी। जितने भी ये मल्टीप्लाई करके आए हैं वो सारे जी में लाई करते हैं, कि क्लोजर का मतलब था ए कॉमा बी अगर जी में लाई करता है तो ए बी जो है वो भी जी में लाई करेगा। अब कंपोजिशन क्या है वो आप देख लीजिए। तो हमने सबको सबसे मल्टीप्लाई कर दिया और सारे के सारे बंदे जी में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर। इसकी एसोसिएटिव थोड़ी सी दिक्कत देती है, वो मैंने पहले भी कहा था, ये फिक्स लैंग्वेज है। कल को 12 आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, बस वही चेंज करना है। बाकी ये लैंग्वेज में एक भी रत्ती भर का परिवर्तन नहीं करूंगा। लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन एबीसी डिवाइडेड, देखो एबीसी को नीचे एबीसी ऐसे लिखा मैंने और बाद में ये छाप दिया, हो गया एसोसिएटिव होल्ड। कंपोजिशन का मतलब मॉड्यूलो का ऐसे ही दिखाना है। आइडेंटिटी सेम यही लैंग्वेज कॉपी पेस्ट है। साफ दिख रहा है कि 1 जो है आइडेंटिटी, आप चाहो तो लिख सकते हो हियर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। और प्रभावशाली लिखना है तो ये लिखो कि पहली रो और पहले कॉलम से ये दर्शाता है, ये व्यक्त होता है कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट आ रहा है। सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसीलिए अंग्रेजी में हमने लिखा है फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इन अ कंपोजिशन टेबल इट इज क्लियर दैट 1 is the identity element with respect to into 12। X12। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं सर, मेरे हिसाब से बात बनेगी। आप में से ध्यान रखिए, जितने पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप कहो सर बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आप भी अच्छा पढ़ा रहे हो, हमें समझ भी आ रहा है,
लेकिन कोई ऐसा बंदा जो हमसे नहीं पढ़ रहा है और आपके कॉलेज में आपके संपर्क में है, हो सकता है आपके नंबर 70 आए, उसके 82 आए। तो आकलन किस पे करते हैं? आकलन पढ़ाने वाले पे करते हैं। कहते हैं कि यार वो पढ़ा था, तब भी नहीं है। मेरे को इस बात से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आकलन से, लेकिन मेरे पढ़ाने से आपके नंबर नहीं आते, ये बात ध्यान रखें। मैं तो सिर्फ मात्र 5% का योगदान देता हूँ। नंबर आते हैं आपकी वजह से ही। वो अलग बात है, क्रेडिट हम ले लेते हैं, लेकिन नंबर आते हैं आपकी वजह से, क्योंकि जितना आप हमारे सिखाए हुए काम को इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, देखेंगे, नंबर तो तभी मिलेंगे। अभी राहुल द्रविड़ का इंटरव्यू आ रहा था कुछ दिनों पहले, जब वो मैच खत्म हुआ, ड्रॉ, तो उसने कहा मैं प्लानिंग बनाता हूँ, मेरा मन करता है मैं जाके खेलूं, लेकिन मजबूरी है, मैं सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बैठ के उन्हें आइडियाज दे सकता हूँ, करना तो उन्हीं को पड़ता है प्लेयर को। अच्छा कर लेते हैं तो मेरी जय जय हो जाती है, नहीं करते हैं बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, ये बात मैं आज से नहीं सालों से कहता हूँ। कोच कुछ नहीं करता, बड़े बड़े खिलाड़ियों के कोचों के नाम होते हैं, जबकि कोचिंग तो वो हजारों बच्चों को कराते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी की वजह से कोच का नाम हो जाता है। सचिन का कोच हो, कोहली का कोच हो, कौन जानता है उन्हें? सिर्फ सचिन की वजह से जानते हैं, कोच की वजह से कोई नहीं जानता। तो छात्र एक ऐसा जरिया है शिक्षक के लिए, जो अगर अपनी मेहनत से रंग ले आए तो उसकी भी रंगत बन जाती है। जितने भी फेमस टीचर हैं दुनिया में दिख रहे होंगे आपको, नामी गिरामी, जिनके पोस्टर होर्डिंग लगे हैं बड़े बड़े, उनके यहाँ के कुछ बच्चों ने, सारे नहीं, कुछ बच्चों ने कारनामा किया, उन कुछ की वजह से वो कारनामा उसके मत्थे लग गया। बाकी पढ़ा बेचारे बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन उतना क्रेडिट उनको नहीं मिलता, क्योंकि सफलता मांगता है आजकल आदमी। रिकॉर्ड बता तेरा क्या है? हमारा रिकॉर्ड तो 0% है। तो उम्मीद करता हूं कि जब आप ये लाइन लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, तो ये सब चीजें आपको कंपोजिशन टेबल के बारे में लिखना आना चाहिए। और फाइनली हमारा क्वेश्चन खत्म। यहाँ कहोगे आप हैंस, जो भी आपका क्वेश्चन था, जी इज अ ग्रुप इनटू 12, खत्म सर। और कंपोजिशन टेबल से आप उसे कॉम्यूटेटिव भी लिख सकते हो। ये लाइन शायद लिखी नहीं है मैंने, आप लिखिएगा जी इंटू 12 इज अ ग्रुप। ग्रुप यूएन आ गया, देखो ये आप जरूर देखिएगा। आज जाके मैं काफी समझा चुका हूं, ये आपका होमवर्क है। कल जब हम बैच में मिलेंगे ऑफलाइन, तो यहीं से आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, कल मिलते हैं सुबह। थैंक यू।